इस वीडियो में मैं बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है और इसके कौन से टाइप है और कॉन्स्टिपेशन से हम किस तरीके से बच सकते हैं, और आपको एक डाइट प्लान भी प्रोवाइड करूंगा और साथ में ऐसे फूड भी बताऊंगा जिसको अगर आप खाओगे तो आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हो। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि हमारी गट में या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से अगर स्टूल अगर अच्छे से पास नहीं हो पाता है और स्टेगनेंट हो जाता है या वहाँ पर रुक जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर अब एक कॉन्स्टिपेशन तो होता है एक्यूट और सेकंड टाइप का होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब एक्यूट कॉन्स्टिपेशन तो क्या होता है कि थोड़े समय तक रहेगा और वापस सही हो जाएगा, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो होगा, अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि स्टूल इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि वो प्रॉपर जो मोशन है वो आ ही नहीं पाता, और काफ़ी काफ़ी दिनों तक मतलब जो पेशेंट होता है वो स्टूल को मतलब पास ही नहीं कर पाता। तो अलग अलग फिर टेक्निक से उसको डाइट से एक्सरसाइज से अलग अलग थेरेपी देके फिर उसको कॉन्स्टिपेशन को मैनेज किया जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन को मतलब रिलीफ देने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है स्लीप और चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप देखोगे कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो अगर आपके इमोशन सही नहीं है या आपको ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है या फिर आपकी सर्केडियन रिदम अच्छी नहीं है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये चारों चीज़ें डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये प्रॉपर तरीके से मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड बताने वाला हूँ, वो फूड अगर आप अपनी डेली डाइट में अगर इंक्लूड करते हो तो आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हो। जो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे जो फ्रूट आएगा उसका नाम है प्रून्स, यानी कि आलू बुखारे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइबर में रिच होते हैं, और इनके अंदर सबसे जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है सोर्बिटोल। सोर्बिटोल होता है आलू बुखारे में या फिर इसमें प्रून्स में, वो इतना हेल्पफुल होता है कि अपनी गट की मोबिलिटी को या फिर स्टूल्स को थोड़ा सॉफ्टन करने में और अच्छे से पास आउट करने में बहुत ज़्यादा अपनी हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा एप्पल्स। अब हम एप्पल्स का तो बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम दिन में कभी भी यूज़ कर लेते हैं। आपको सबसे पहले सबसे बेस्ट ये है कि ब्रेकफास्ट के टाइम में एप्पल्स का यूज़ करना है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम में एप्पल का यूज़ करने से होगा ये कि सबसे पहले जाके वो स्टोमक में एक मीडियम तैयार करेगा और एक हाई फाइबर रिच मतलब फाइबर में रिच अगर कोई भी फूड हमारी जो गट में जाएगा तो गट को क्लीन करने का काम करेगा और इंटेस्टाइन को एकदम क्लीन करेगा और गट का जो बाउल मूवमेंट है उसको अच्छा करेगा। बेसिकली एप्पल्स में होता ये है कि उसमें पेक्टिन होता है जो कि एक सोल्यूबल फाइबर है। अब ये सोल्यूबल फाइबर करता ये है कि गट को पूरी को क्लीन करने का काम करता है, जिससे हमारी बाउल मूवमेंट अच्छी होती है और हम अच्छे से स्टूल्स को पास आउट कर पाते हैं। थर्ड नंबर पर है पियर्स, और उसको हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। अब पियर्स इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कॉन्स्टिपेशन में कि मतलब वो इंस्टेंट रिलीफ दे सकती है। आपने देखा होगा कि मतलब पियर्स को तो खाना लगभग लोगों ने बंद ही कर दिया क्योंकि पियर्स इतनी ज़्यादा अभी प्रचलन में नहीं है। तो पियर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइबर में रिच होती है और ये एक नेचुरल लग्जाटिव की तरह काम करती है, और इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है और साथ में इसमें सोर्बिटोल होता है जो कि बाउल मूवमेंट को अच्छा करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है वो है कीवी। कीवी भी इतना ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ के लिए कीवी को खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कीवी काफ़ी ज़्यादा फाइबर रिच फूड है। अब कीवी में क्या है ना, एक एसिनिडीन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि गट मूवमेंट को अच्छा करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में सबसे बेस्ट फूड है कीवी। इसके बाद में आएगा फिग। अब फिग में तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को इंस्टेंटली रिलीफ देगा। अब फिग में फाइशिन नाम का एक माइक्रोबाइट बैक्टीरिया है या जो गट बैक्टीरिया है
उनको अच्छे से उनकी अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने में मदद करता है। इसके आगे आएंगे सिट्रस फ्रूट्स। अब सिट्रस फ्रूट्स इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनमें इतने अच्छे क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं पेक्टिन का भी। तो पेक्टिन बेसिकली करता क्या है, जो स्टूल होता है ना उसको बल्क प्रोवाइड करता है और स्टूल्स को इजीली एनएस के थ्रू पास करने में मदद करता है। और इसमें नेरेंजिन नाम का कंटेंट भी होता है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद में स्पिनिच या फिर पालक। पालक का यूज़ तो हम सभी करते हैं काफ़ी क्वांटिटी में, लेकिन इसको प्रॉपर खाने का तरीका ये है कि सिंपल बॉईल करके खाएं, तो ये हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है और ये इसमें क्लोरोफिल की भी अच्छी मात्रा होती है। इसके बाद में आएगा जेरूसलम आर्टिचोक। ये ज़्यादातर हमारे इस एरिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन भारत के ही काफ़ी जो एरियाज़ है उनके अंदर जेरूसलम आर्टिचोक का यूज़ होता है। तो अगर एरिया में ये चीज़ अवेलेबल हो तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में चिकोरी। चिकोरी में एक खास कंपाउंड होता है जो कि एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, उसका नाम है इनुलिन। इनुलिन करता ये है कि ये अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद करता है, जिससे हमारा बाउल मूवमेंट और जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है गट का वो अच्छा होता है। आपको मैं जिस नेक्स्ट फूड के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है आर्टिचोक। ये ज़्यादा मतलब नॉर्थ इंडिया में इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन भारत के काफ़ी एरिया में मतलब ये खाया जाता है। तो इसमें भी एक इनुलिन नाम का प्रीबायोटिक कंटेंट होता है। अब प्रीबायोटिक्स करते ये है कि जो गट फ्लोरा है या फिर जो गट बैक्टीरिया है, अच्छे गुड बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं, जो कि भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और स्टूल्स को अच्छे से पास करने में भी नेक्स्ट फूड जो है वो है रूबर्ब। अब रूबर्ब में होता क्या है, सेनोसाइड होता है। सेनोसाइड काम ये करता है कि हमारी स्टूल्स है उसको सॉफ्टन करने का काम करता है। अगर स्टूल सॉफ्टन होगी तो इजीली थ्रू इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू पास हो पाएगी। नेक्स्ट फूड है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, शकरकंद। अब शकरकंद तो हम बहुत ज़्यादा खाते भी हैं और बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को इंस्टेंटली रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा यूज होता है स्वीट पोटैटो को, क्योंकि स्वीट पोटैटो में एक तो इनसोल्यूबल फाइबर होता है। इनसोल्यूबल फाइबर मेनली करता ये है कि बल्क प्रोवाइड करता है स्टूल को और कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने में मदद करता है। इसके बाद में बीन्स है, लेंटिल्स है, बीन्स है, लेंटिल्स है, पीज है। इनमें सभी में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों टाइप के फाइबर होते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद में चिया सीड्स। चिया सीड का तो इस वक्त इतना ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि चिया सीड में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, तो ये हमारी स्टूल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्टन करते हैं और इजीली गट के थ्रू पास आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फूड है वो है होल ग्रेन्स। अब होल ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि उनमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो जितने भी होल ग्रेन्स है वो सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि हमारे गट मूवमेंट को अच्छा बनाते हैं, ताकि भोजन इजीली डाइजेस्ट हो पाए और उसको थोड़ा बल्क मिल पाए और वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो पाए। में ओट ब्रान। अब ओट ब्रान में भी काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। अब ओट ब्रान का मतलब ये है कि आउटर कवरिंग या ओट में से होता ये है कि ज़्यादा अगर उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं ना तो उसमें से फाइबर काफ़ी क्वांटिटी में रिड्यूस हो जाता है। तो फाइबर जितना ज़्यादा होगा ना डाइट में, उससे होगा ये कि बल्क प्रोवाइड हो पाएगा और अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन का अच्छा होगा और वो अच्छे से पास आउट हो पाएगा। इसके बाद में केफिर। अब केफिर क्या है, एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है। अब फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है ना, तो ये एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। अब प्रोबायोटिक करता ये है कि अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जो अपने भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और काफ़ी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं और स्टूल्स को भी अच्छे से पास आउट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाइट प्लान की
क्योंकि एक प्रॉपर रूटीन में या प्रॉपर एक शेड्यूल में अगर हम कोई भी अगर डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो हमें स्पेशली फायदा देगा। अब इस डाइट प्लान को आप फॉलो करोगे तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि आपकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए। अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से नहीं करते हो और आप सिर्फ डाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको अच्छी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका बाउल मूवमेंट अच्छा हो और आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल सके। इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो डाइट प्लान बना के लेके आया हूँ वो डाइट प्लान आपको बताऊंगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डाइट प्लान अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपको अंडर गाइडेंस ही फॉलो करना है। आपको ये नहीं कि मैंने आपको कुछ चीज बताई और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, तो आप किसी की गाइडेंस में आप डाइट प्लान फॉलो करें और उसका फायदा लें। अब ये जो डाइट प्लान है इसमें मैंने अर्ली मॉर्निंग में क्या खाना है, फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, फिर मिड मॉर्निंग में क्या खाना है, लंच में, फिर मिड इवनिंग में और डिनर्स में क्या लेना है, उसका एक मैंने सिंपल डाइट प्लान प्रिपेयर किया है कि हमें कैसा एक रूटीन होना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले है कि अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले क्या लें। तो आपको बेसिकली है ये कि अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है कि थोड़ा बहुत हमें कार्डियो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी या फिर योगा प्रैक्टिस की। उसके बाद में हमें सोक्ड चिया सीड्स लेने हैं या फिर अगर चिया सीड्स नहीं है तो सोक्ड रेजिन्स ले सकते हैं जिन्हें हम किशमिश बोलते हैं। तो होता ये है कि चिया सीड्स में अच्छी क्वांटिटी में सोल्यूबल फाइबर होता है। वो करता ये है कि वो हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है। अगर हम सुबह पहले ही ऐसी डाइट लेंगे जो फाइबर में रिच है तो अगर फाइबर अच्छा है अगर डाइट में तो होता ये है कि वो पेट को फुल भी रखता है और जल्दी से भूख भी नहीं लगती और बाउल मूवमेंट को भी अच्छा करता है। और जो अगर हम सोक्ड रेजिन्स लेंगे तो रेजिन्स में अच्छी क्वांटिटी में तो फाइबर है ही, साथ में उसमें फ्रुक्टोज भी है तो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा या फिर बूस्ट होगा तो हमारे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को जल्दी से रिलीफ देगा। अब जो सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पे है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमें हो सके तो फ्रूट ब्रेकफास्ट करना है और अगर फ्रूट ब्रेकफास्ट अगर नहीं कर सकते हो तो सेकंड है कि हमें साबूदाना की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स क्या ना, वेजिटेबल्स में नेचुरली अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है जो कि प्रीबायोटिक का काम करता है और बल्क प्रोवाइड करता है। और फ्रूट्स के अंदर वेराइटी ऑफ फ्रूट हम यूज कर सकते हैं जैसे कि बनाना है या फिर एप्पल है या कीवी है। तो बहुत सारे जितने भी सीजनल फ्रूट है, आजकल मैंगो का सीजन है तो डाइट में मैंगो भी ऐड कर सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। ऐसे नहीं है कि हम थोड़ा बहुत फ्रूट का यूज कर लिया और हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि रिकमेंडेड डोज ये है कि हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से हमें फाइबर खाना है। तो वो हमारी डाइट से कंप्लीट होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ब्रेकफास्ट हो गया, अब नेक्स्ट है मिड मॉर्निंग में हमें क्या यूज करना है। तो मिड मॉर्निंग में हम थोड़े बहुत मिक्स सीड्स का यूज करते हैं और कोकोनट वाटर का यूज कर सकते हैं। अब मिक्स सीड में चिया सीड है, फ्लेक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन सीड है, इतने सारे सीड्स है, उनको मुट्ठी भर हम सीड यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि सीड में अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारे गट मूवमेंट को भी अच्छा करते हैं और काफी क्वांटिटी में इनमें फाइबर भी होता है। नेक्स्ट है लंच में। अब लंच में इतना सा ध्यान रखना है कि आपको सैलेड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि लंच में सैलेड तो होनी ही चाहिए। कि अर्ली हम सबसे बेस्ट तो ये होगा कि हमने लंच के पहले सैलेड खा ली और सैलेड में खीरा है, टमाटर या फिर अनियंस है, काफ़ी सारी जितने भी रो वेजिटेबल्स या कच्ची सब्जियां हैं वो हम सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम चपाती, अब होल ग्रेन चपाती यूज़ करनी है। इसके बाद में हम दाल यूज़ कर सकते हैं और डाइट में दही ज़रूर ऐड करना। दही एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है जो कि हमारे गट बैक्टीरिया या फिर जो हमारे अच्छे जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ में मदद करता है। तो सैलेड
चपाती, दाल या सब्जी या फिर दही हमें लंच में ज़रूर से ऐड करना है। इसके बाद में मिड इवनिंग में, अब मिड इवनिंग में हम हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं। अगर फ्रूट है तो कुछ फ्रूट खा सकते हैं या फिर स्टीम्ड वेजिटेबल्स है तो वो ले सकते हैं। इसके बाद में हम एक नट्स का शेक बना सकते हैं जिसके अंदर भिगोए हुए बादाम या फिर सोक्ड आलमंड्स है, कुछ कैशूज है, वो हम ऐड कर सकते हैं। एक बनाना और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके एक अच्छा सा शेक बना सकते हैं जिससे भूख भी नहीं लगेगी और पेट भरा रहेगा, और ये हमारे बाउल मूवमेंट को भी अच्छा करने का काम करेगा। अब मिड इवनिंग हो गई। अब इवनिंग में खास बात ध्यान ये रखनी है कि इवनिंग में भी लंच की तरह सैलेड ज़रूर ऐड करना है। अब सैलेड में अगर बीट रूट है, मतलब वेराइटी ऑफ सैलेड यूज करनी है कुल मिला के, ताकि हमें हमें कॉन्स्टिपेशन में जल्दी से रिलीफ मिले। और अगर रो वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो गैस की प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम कर ये सकते हैं कि उसको थोड़ा सा स्टीम्ड कर सकते हैं, कि सैलेड को थोड़ा सा स्टीम कर लिया, बीट रूट को स्टीम कर लिया, रेडिश को स्टीम कर लिया, कैरेट्स को स्टीम कर लिया। तो स्टीम्स अगर स्टीम नहीं करेंगे तो होगा ये कि वो बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और लास्ट के अंदर हम जो बेड टाइम है, बेड टाइम के अंदर करना ये है कि नॉर्मली जो हमें मिल्क यूज़ करना है तो मिल्क में हम थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। अगर आपको मिल्क भी यूज़ नहीं करना है अगर, तो आप सिर्फ डिनर करके भी सोने के लिए जा सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में होता ये है कि बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में अगर फाइबर है तो वो जल्दी से रिलीफ देगा और जल्दी से कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने का काम करेगा। अब आपने प्रॉपर एक डाइट प्लान तो फॉलो कर लिया, लेकिन आपको कुछ डिसिप्लिन से कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि आपको बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, जैसे कि जितने भी प्रोसेस्ड आइटम है या जितने भी फ्राइड फूड्स है। अब प्रोसेस्ड में ये है कि आपको मैंने बोला कि मतलब बाहर की चीज़ नहीं खानी है, तो ऐसा नहीं हो कि आप कुछ घर पे भी ऐसी चीज़ें बना के खा रहे हो जो कि फाइबर में रिच नहीं है या फिर अननेचुरल है। तो आपको जितने भी बिस्किट्स है या जितने भी पैकेज फूड है जो हमें मदर नेचर ने दिए हैं, या जितने भी फूड हमें प्रकृति से मिले हैं, वो ही फूड हमें यूज़ करने हैं, ना कि आपकी मर्जी से आप कुछ भी खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और आपको लाइफ स्टाइल को अच्छे से एक्टिव रखना है, क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल को एक्टिव नहीं रखोगे ना तो आज नहीं तो कल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसका सबसे बेसिक रीज़न ये है कि लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है और एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस को मैनेज रखना है, अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करनी है, एक्सरसाइज फॉलो करना है और अच्छा स्लीपिंग पैटर्न रखना है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से जल्दी रिलीफ मिल सके। आपको मैं कुछ मेडिटेशन की ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करेंगे।